हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है रोहित और मैं मैड्रिड सॉफ्टवेयर के अंडर फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखाता हूँ। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे 15 मिनट के अंदर रिएक्ट क्या होता है। सिर्फ ये नहीं कि रिएक्ट क्या होता है, हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे हमें रिएक्ट क्यों यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है रिएक्ट को पूरा जीरो टू हीरो इन अ थ्योरी पर्पस वी विल एक्सप्लोर इट। तो आप हमारा कोर्स भी चेक कर सकते हैं, बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर इन 6 मंथ्स। इसके अंदर हम आपको सिखाएंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड जेएस, मोंगोडीबी। सिर्फ यही नहीं, हम आपको CS फंडामेंटल्स भी सिखाएंगे। वी विल टेल यू अबाउट नेटवर्किंग ऑल्सो, कि नेटवर्किंग कैसे काम करती है, TCP क्या होता है, UDP क्या होता है, आपका डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, मॉडल्स क्या होते हैं, तो हम वो सब भी सिखाएंगे। तो ये कोर्स का सही नाम होना चाहिए बिकम अ जॉब रेडी इन 6 मंथ्स। तो हम आपको इसमें जॉब रेडी कर देंगे 6 मंथ्स के अंदर। या आप उन पे पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं कि हम आपको पूरी तरह जॉब रेडी कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम आपको रेज्यूमे प्रिपरेशन भी सिखाएंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है, इंटरव्यूज को कैसे टैकल किया जाता है। चलो अब बढ़ते हैं अपने VS कोड की तरफ और समझते हैं हम रिएक्ट क्यों यूज करते हैं। क्यों से पहले एक छोटी सी टर्म आपने सुनी होगी, रिएक्ट क्या है। अगर एक लाइन में कोई आपसे पूछे तो क्या आंसर देना है? रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो रिएक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? जिसमें कोड का कंट्रोल अपने पास होता है। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा कोड को कंट्रोल कर सकते हैं, हम डिसाइड करेंगे इस कोड को क्या करना है। तो फंडामेंटल लेवल पे लाइब्रेरी यही होती है। तो आपने फ्रेमवर्क भी सुना होगा। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क वो होता है जिसमें प्री डिफाइंड कुछ रूल्स आते हैं कि आपको राउटिंग ऐसे ही करनी है, आपको यूज स्टेट ऐसे ही लिखना है, आपको कुछ ना कुछ रेंडरिंग ऐसे ही करनी है। तो ऐसे करके जो प्री डिफाइंड रूल्स आते हैं, उन तरीके की चीज को हम क्या कहते हैं? फ्रेमवर्क कहते हैं। लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास फ्रीडम ज्यादा होती है, और फ्रेम फुल स्टैक और फ्रेमवर्क जो होते हैं अपने, उनके पास हमारे पास फ्रीडम थोड़ी सी कम होती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमें रिएक्ट क्यों चाहिए। क्यों का आंसर ये है, क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन को क्या बनाना चाहते हैं? मॉड्यूलर बनाना चाहते हैं, मेंटेनेबल बनाना चाहते हैं। मतलब कि अगर हम कभी कोई भी कंपोनेंट ऐड करते हैं, मान लो हमने 2 या 3 4 पेजेस आगे ऐड करने हैं, तो हम इजीली ऐड कर पाए, हम फ्लॉज को, एरर्स को इजीली डिटेक्ट कर पाए। तो हमारा कोड क्या होना चाहिए? मॉड्यूलर होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए। जो कोड है हमारा, वो स्केलेबल होने का मतलब क्या है? कि हम चाहे 50 पेजेस बनाए या 100 पेजेस बनाए, हम रिएक्ट का यूज करके बना सकते हैं। तो रिएक्ट हमारी एप्लीकेशन को क्या क्या देता है? मॉड्यूलैरिटी देता है, स्केलेबिलिटी देता है, और मेंटेनेबिलिटी देता है, और ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस देता है। इसको हम ढंग से एक्सप्लोर करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो रिएक्ट सबसे ज्यादा क्यों यूज होता है, क्या उसकी सबसे तगड़ी सुपर पावर है, तो उसकी सुपर पावर है वर्चुअल डोम और रिकॉन्सिलेशन। ये सब क्या है? अभी आपको थोड़ा वैसा लग रहा होगा, लेकिन 2 मिनट के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स खत्म कर दूंगा। तो अभी रिएक्ट को बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, कि जब रिएक्ट नहीं था तो हम वेबसाइट्स कैसे बनाते थे। जनरली हम वेबसाइट कैसे बनाते थे कि एक HTML की फाइल बनाते हैं, एक CSS की फाइल बनाते हैं, और एक अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं। तो HTML की फाइल के अंदर हम क्या लिखते थे? वेबसाइट का स्ट्रक्चर। क्या लिखते थे? स्ट्रक्चर। जैसे कोई भी बिल्डिंग हम बनाते हैं, तो बिल्डिंग को सीधा ही थोड़ी हमें घर मिल जाता है, या फिर हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं सीधा ही हमें कोई फ्लैट थोड़ी अलॉट हो जाता है। पहले उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर डेंटिंग पेंटिंग होती है, फिर कलर्स करे जाते हैं, फिर विंडोज लगाई जाती है। इसी तरह से कोई भी वेबसाइट सीधे नहीं बन जाती, हमें पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो स्ट्रक्चर वाला पार्ट हमें कौन देता है? HTML। ठीक है। डिजाइनिंग वाला पार्ट कौन हैंडल करता है? आपकी CSS। क्योंकि छोटा लेक्चर है, तो थोड़ी लिमिटेशंस मेरी भी हैं, तो हम इसको सरफेस लेवल पे समझेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो जाएगी। सो डिजाइनिंग वाला पार्ट कौन हैंडल करता है? आपकी CSS। अच्छा, डायनेमिक पार्ट कौन हैंडल करता है? डायनेमिक मतलब कि अगर मैं कुछ क्लिक करूं, या फिर मैं हवर करूं, या फिर मैं कोई भी तरह की इंटरेक्शन करूं, उसके ऊपर वेबसाइट का बिहेवियर कैसे डिपेंड करता है, उस चीज को कहते हैं डायनेमिसिटी। तो डायनेमिक नेचर ऑफ वेबसाइट इज हैंडल्ड थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो पहले हम एक वेबसाइट बनाते थे, स्टैटिक वेबसाइट कह लो, डायनेमिक वेबसाइट कह लो, तो इन तीनों चीजों का यूज करके बनाते थे पहले, क्या अब भी बनाते हैं। लेकिन वेबसाइट को अगर हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाते हैं, तो उसके अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि वो कोड मॉड्यूलर नहीं होता, वो कोड स्केलेबल नहीं होता, वो कोड मेंटेनेबल नहीं होता, और परफॉर्मेंस उसका बहुत बेकार होता है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या, अभी 2 मिनट के अंदर समझेंगे। तो मैं आपने समझ लिया
तो एक वेबसाइट मान लो मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट की बना ली, क्योंकि 15 मिनट्स का लेक्चर है तो मैं कैसे बनाऊं। तो आप लेट कर लो कि मैंने एक वेबसाइट बना ली है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके, और मैंने उसको गो लाइव किया। चलो मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, कोई बात नहीं। index.html ऐसे करके मैंने बना ली। ये VS कोड की एमिट होती है, आप इसका यूज करके डायरेक्टली स्निपेट ले सकते हैं। स्निपेट मतलब प्री रिटर्न कोड। तो मैंने एक वेबसाइट बना ली, मैं इसका नाम रख दिया H1। दिस इज माई क्यूट वेबसाइट। तो इसमें मैंने क्या इंक्लूड किया है, सिर्फ index.html। जैसे ही मैंने यहाँ गो लाइव का बटन दबाया, तो ये कोड मेरा कहाँ जाएगा, ब्राउजर के पास। तो ये मेरा कोड कहाँ पे आ गया, ब्राउजर के पास। अब मैं इसको ब्राउजर को खोल के दिखाता हूँ आपको। लेट अस एक्सप्लोर ब्राउजर्स। तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं एलिमेंट्स, तो जो कोड मैंने VS कोड में लिखा था वो कोड देख पा रहे हैं आप। वो हमारे पास कहाँ आ जाता है, ब्राउजर में। तो जैसे ही मैंने लाइव बटन दबाया, जैसे ही मैं यहाँ से लाइव बटन दबाता हूँ, कोड, ये सारा कोड कहाँ जाता है, ब्राउजर में। ब्राउजर क्या करता है, उस कोड को डाउनलोड करता है। तो अब हम समझेंगे पहले रेंडरिंग साइकिल ऑफ ब्राउजर। तो रेंडरिंग साइकिल कैसे काम करती है, जैसे ही हमने यहाँ पे अभी गो लाइव दबाया, तो ये जो हमने index.html करके वेबसाइट बनाई थी, ये सीधी कहाँ चली गई, ब्राउजर के पास। ये ब्राउजर के पास जाके लोड हो गई। लोड होने का मतलब ब्राउजर ने वो कोड डाउनलोड कर लिया और फिर हमें दिखाया। ब्राउजर के वो कोड डाउनलोड करने के बीच में और हमें दिखाने के बीच में जो परफॉर्मेंस और जो गेम चलता है, वो गेम है आपका रेंडरिंग साइकिल ऑफ ब्राउजर। कैसे ब्राउजर हमें दिखाता है, तो ब्राउजर क्या यूज करता है, अपना रेंडरिंग इंजन। अब रेंडरिंग इंजन में क्या क्या प्रोसेस होती है, तो जो HTML एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक HTML एलिमेंट था और HTML बॉडी थी, ये बॉडी थी, हेड था, ये HTML एलिमेंट था जिसको हम हेडर टैग कहते हैं। वो सारी चीजें एक तरीके से अरेंज हो जाती हैं। पहले वो सारी चीजें जाके अरेंज हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं डॉम ट्री। तो HTML एलिमेंट का हायरार्की में जाके अरेंज हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, डॉम ट्री। तो ये सारी जो हमने कोड लिखा था, ये ब्राउजर ने कैसे परसीव किया, ब्राउजर ने इसे डॉम ट्री की तरह देखा, या डॉम ट्री की तरह एक हायरार्किकल फैशन में डाल दिया। अब हायरार्किकल फैशन क्या होता है, हायरार्किकल फैशन होता है कि जैसे ये हमारा, आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिख रहा है, डॉक टाइप एस्टिमेट। डॉक टाइप का मतलब है कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, तो ये एक डॉक्यूमेंट है पूरा, इसीलिए हम उसको डॉम बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हायरार्की, जैसे आपके पापा हैं, आपके ग्रैंडफादर हैं और आप हैं, तो हायरार्की में सबसे ऊपर कौन है, आपके दादाजी, फिर आपके पापा और फिर आप। ठीक है। तो ऐसे ही करके ये डॉक्यूमेंट होता है, सबसे ऊपर हायरार्की में कौन होता है, डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद आता है आपका हेड और फिर आता है बॉडी और फिर बॉडी के अंदर और एलिमेंट्स। तो ऐसे करके एक हायरार्किकल वे में HTML के एलिमेंट्स का अरेंज हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, डॉम ट्री। ओके। तो ऐसे करके आपका डॉम ट्री बनता है। ऐसे ही आपका CSS एलिमेंट्स का अरेंज हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं। एक बार मैं इस पूरे को रिव्यू लूंगा, एक बार पढ़ लो, फिर एक बार दोबारा मैं आपको ये रिव्यू कराऊंगा। ठीक है। तो CSS एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, मान लो बॉडी पे कोई कलर डाला है या फिर हेडर पे कोई कलर डाला है, तो क्या है, CSS एलिमेंट्स। तो CSS एलिमेंट्स का क्या बन जाता है, CSS ओम ट्री। इन दोनों को कंबाइन करके जो ट्री बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंडर ट्री। ओके। जो इन दोनों के तीनों दोनों एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम अपना रेंडर ट्री। तो ब्राउजर ने हमारे लिए क्या क्या किया, जैसे ही हमने यहाँ से लाइव बटन दबाया, सारा कोड जो हमने लिखा था HTML CSS का, वो ब्राउजर के पास जाता है। ब्राउजर उसका डोम ट्री बनाता है, ब्राउजर उसका CSS ओम ट्री बनाता है, फिर दोनों को कंबाइन करके उसका रेंडर ट्री बनाता है। फिर इसके बाद ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर के पास कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं, क्योंकि वो कैसे दिखाएगा। तो उनमें से कुछ एल्गोरिथम्स मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, कॉन्टेंटफुल पेंट। ये एल्गोरिथम कैलकुलेट करती है कि जो अपना रेंडर ट्री है, उसके पास सबसे हैवी एलिमेंट कौन सा है, या फिर उसके पास सबसे हैवी कंपोनेंट कौन सा है। तो हैवी का मतलब है कि कौन से कंपोनेंट में सबसे ज्यादा कोड लिखा हुआ है। ओके। तो फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट आपके एल्गोरिथम ब्राउजर रन करता है और कैलकुलेट करता है मैक्स साइज एलिमेंट। एक होती है आपकी लेआउट शिफ्ट एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये कैलकुलेट किया जाता है कि ये हेडर है तो ये ऊपर आना चाहिए, ये फुटर है, किसी वेबसाइट का एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, वो नीचे आना चाहिए। वो सारी चीजें कौन कैलकुलेट करता है, आपका ये लेआउट शिफ्ट एल्गोरिथम। तो ये कौन कर रहा है,
हमारे लिए ब्राउजर कर रहा है। ये किसने लिखे एल्गोरिथम्स? जिन्होंने ब्राउजर बनाया है, क्योंकि ब्राउजर भी एक ऐप है। जैसे आपकी वेबसाइट एक ऐप है, ऐसे ही ब्राउजर भी एक ऐप है ना। तो ऐसे करके ब्राउजर हमारे लिए एल्गोरिथम लिखता है और ऐसे करके सारी कैलकुलेशंस चलती हैं। तो ये कब होता था? जब हम कौन सी वेबसाइट्स का यूज करते थे? जब हमारे पास थी आपकी HTML CSS वेबसाइट्स, तो तब ये सारा काम होता था। और इतना सारे बिहाइंड द सीन काम ब्राउजर हमारे लिए करता था। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी? सपोज आपने कोई कलर चेंज किया, बटन का कलर था, कोई भी बटन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट था HTML वेबसाइट में। मान लो यहाँ पे एक बटन प्रेजेंट है, क्लिक मी। अगर मैं इस बटन को कोई कलर दूं CSS के थ्रू, तो अगर मैंने वो कलर चेंज किया तो देखना ब्राउजर हमारे लिए कितने सारे काम बिहाइंड द सीन करेगा। जैसे ही मैंने बटन चेंज किया, दोबारा से क्या बनेगा? HTML स्ट्रक्चर बनेगा। उसके अंदर ये सब जाएगा आपका, क्या कहते हैं, HTML डोम ट्री बनेगा। डोम ट्री के बाद CSS होम ट्री बनेगा। उसके बाद आपका रेंडर ट्री बनेगा। फिर उसके लिए ये सारी एल्गोरिथम्स दोबारा चलेंगे और फिर जाके सिर्फ बटन का एक कलर चेंज होगा। तो ये कितना बड़ा परफॉर्मेंस बॉटलनेक है। बॉटलनेक मतलब कितनी बड़ी दिक्कत है ये हमारे साथ, कि एक बटन का कलर चेंज करने के लिए हमें इतने सारे काम करने पड़े। ब्राउजर्स पे कितना लोड आ रहा है, कितनी ज्यादा मेमोरी वो हमारी खाएगा, कितनी ज्यादा मेमोरी बेकार करेगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमारी जिंदगी में कौन आया? इस चीज को खत्म करने के लिए हमारे साथ आया रिएक्ट। रिएक्ट क्या करता है? जो मैंने आपको रिएक्ट को शुरुआत में बताया था कि कैसे परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है, वर्चुअल डोम और रिकॉन्सिलेशन के थ्रू। तो वर्चुअल डोम क्या होता है? जो आपका ये डोम है, रेंडर ट्री है, जो आपका ये डोम है, इसकी एग्जैक्ट कॉपी रिएक्ट अपने पास सेव करता है अपनी मेमोरी में एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे ही रिएक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है और वो इसकी मेमोरी, अपनी मेमोरी के अंदर डोम की एक्चुअल कॉपी सेव करता है। कौन? रिएक्ट। जैसे अभी हमने यहाँ रेंडर ट्री बनाया था, इसकी एग्जैक्ट कॉपी रिएक्ट के अंदर सेव होती है। उसको कहते हैं वर्चुअल डोम। जैसे अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाई, जैसे HTML की बना रखी है, ऐसे ही मैंने कोई रिएक्ट का कोई कंपोनेंट लिखा। मान लीजिए मैंने लिखा RFC। ऐसे करके रिएक्ट का जनरली कंपोनेंट दिखाई देता है। अभी मैं रिएक्ट इसमें इंस्टॉल नहीं है, लेकिन आप हमारे कोर्स में इनरोल करेंगे तो हम आपको बिहाइंड द सीन ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल तक जाएंगे, चीज़ें कैसे काम करनी है। फिलहाल के लिए ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम हम यहीं तक रखेंगे इसको, इसका। तो वर्चुअल डोम होता है रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट के अंदर जो वर्चुअल डोम होता है वो क्या है? वो असली डोम की एक कॉपी है। अभी कॉपी हमें कैसे हेल्प करती है परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने में, ये हम समझेंगे। तो वर्चुअल डोम एक कॉपी है अपने असली डोम की। तो अगर अब मैंने बटन का कलर चेंज किया रिएक्ट के अंदर आके, तो हमारे पास तो कॉपी ऑलरेडी पड़ी हुई है और डोम हमने अपडेट नहीं कर सकते। तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया। तो इन कंपेयर करने को क्या बोलते हैं हम? डिफिंग एल्गोरिथम। कंपेयर करने की एल्गोरिथम का नाम क्या होता है? डिफिंग एल्गोरिथम। डिफिंग एल्गोरिथम की मदद से मैंने ये डोम ट्री और अपना वर्चुअल डोम कंपेयर किया, और मुझे क्या डिफरेंस मिला होगा? क्योंकि रेंडर ट्री में तो अभी येलो था बटन, और यहाँ मैंने बटन का कलर चेंज किया है, वो रेड है। तो सिर्फ एक ही डिफरेंस मिला, और वो डिफरेंस क्या मिला? कि कलर चेंज हुआ है। तो सारी कैलकुलेशन जो थी वो सिर्फ किसके लिए होगी? सिर्फ एक बटन के लिए होगी। सब कुछ दोबारा नहीं क्रिएट होगा, सिर्फ ये चेंज कर देंगे हम, क्या? बटन, इससे कंपेयर करके। तो रिएक्ट ने हमें क्या प्रोवाइड कर दिया? एक वर्चुअल डोम। और इस और डिफिंग एल्गोरिथम के थ्रू परफॉर्मेंस क्या होगी? ऑप्टिमाइज। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिकॉन्सिलेशन। ये बहुत बच्चे डरते हैं इस टर्म से, लेकिन हमें किसी भी चीज से डरना नहीं है, क्योंकि सब इजी है। सब कंप्यूटर है बिहाइंड द सीन। सब कुछ एल्गोरिथम है, सब कुछ कोड है, ठीक है। तो रिएक्ट ऐसे काम करता है। तो मोटे मोटे तौर पर रिएक्ट ऐसे काम करता है। फिर एडवांस, अब रिएक्ट के अंदर एक और एल्गोरिथम आ गई है, रिएक्ट फाइबर। ये रिएक्ट 16 के बाद इंट्रोड्यूस हुई है। रिएक्ट 16 के बाद इसमें क्या होता है? एक आपका वर्क इन प्रोग्रेस ट्री और आ जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस ट्री प्रायोरिटी के बेस पे काम करता है। तो अभी इसको इतने एक्सप्लोर करते हैं। फिर इसके बाद रिएक्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ये तो हमने रिएक्ट का वो पढ़ लिया, बिहाइंड द सीन्स या फिर इंजीनियरिंग साइड ऑफ रिएक्ट हमने एक्सप्लोर करी। प्रैक्टिकली हम क्या पढ़ेंगे रिएक्ट? तो प्रैक्टिकली रिएक्ट के अंदर क्या क्या होता है आपका? आपका रिएक्ट के अंदर होते हैं स्टेट्स, प्रॉप्स, आपके फंक्शनल कंपोनेंट्स, फिर बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। जैसे राउटिंग के लिए आपकी रिएक्ट राउटर डोम, और फिर आपकी टेस्टिंग के लिए जेस्ट, और फिर आपको अगर
कोई भी फॉर्म बनाना है, फॉर्म हैंडलिंग के लिए भी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। जैसे आप कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उसके लिए रिएक्ट के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि फॉर्मिक, आपका रिएक्ट हुक फॉर्म, ये सब हम रिएक्ट के अंदर पढ़ाते हैं। और प्रोडक्शन लेवल पे वैलिडेशंस के लिए भी बहुत सारी हमारे पास क्या कहते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं। सॉर्ट, जॉट काफ़ी पॉपुलर है, यप भी काफ़ी पॉपुलर है। और फिर आपकी एपीआई हैंडलिंग के लिए रिएक्ट में बहुत सारी लाइब्रेरी होती है जो कि बहुत पॉपुलर है। इसमें से एक तो आपने सुनी होगी, एक्सियोस। फिर बैकग्राउंड फैचिंग और इन सब के लिए, प्रोडक्शन लेवल कोड को हैंडल करने के लिए ये आपके पास 10 स्टैक क्वेरी होती है। फिर स्टेट मैनेजमेंट के लिए आपके पास रिडक्स होता है, जस्ट एंड होता है। तो ये सब हम रिएक्ट में पढ़ते हैं। ये है आपका रिएक्ट। रिएक्ट को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रिएक्ट हमें ये सब देता है। कैसे देता है, क्या करता है? तो ये ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस हमने पढ़ा। इनके साथ क्या दिक्कत थी, इनके परफॉर्मेंस में दिक्कत थी। इनके परफॉर्मेंस में दिक्कत क्यों थी? क्योंकि रेंडरिंग साइकिल ब्राउजर की कुछ इस तरह से काम करती थी। रिएक्ट ने क्या करा, उसका ये कॉपी सेव कर ली, और कॉपी सेव करके उसने सिर्फ ये पता लगा लिया कि क्या चेंज हुआ है। सिर्फ जो चेंज हुआ है उस पर मेहनत करो ना, पूरा ट्री क्यों क्रिएट कर रहे हो, पूरी एल्गोरिथम क्यों चला रहे हो, सिर्फ इनके लिए चलाओ ना जो चेंज हुआ है, बाकी सबको तो वैसा ही रहने दो। फिर रिएक्ट फाइबर आया, प्रायोरिटी बेस हुई। तो रिएक्ट ने हमारे लिए इतना सारा काम किया, थैंक्स टू रिएक्ट। स्टूडेंट्स, तो बाकी हम आपको अपने कोर्स में दिखाएंगे कि कैसे काम होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे, कैसे, क्या आज की रिक्वायरमेंट है, रिएक्ट के साथ हमें क्या सीखना चाहिए, एआई को कैसे इंटीग्रेट करना है। तो ये सब हम एक्सप्लोर करेंगे कोर्स के अंदर। इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही।